अच्छा बेटा, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं मई जून 2024 पेपर 21। आज इसका सेक्शन ए करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके सेक्शन बी और सी के ऊपर हम लोग जंप करेंगे। बेटा क्या कहता है आपसे डेटा रिस्पॉन्स? कहता है जी, विल एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स लीड श्रीलंका बैक इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव चल रहा है श्रीलंका का, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है, उसे इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करनी है। कहता है इन मई 2022 श्रीलंका हैड टू एडमिट दैट इट वाज अनेबल टू पे इट्स डेट्स टू अदर कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। कहता है जी, पहली बार श्रीलंका ने 2022 में इस चीज को एडमिट किया कि उनके पास अब इतनी रिसोर्स, इतना पैसा नहीं है कि वो अपने डेट्स यानी कि अपने उधारों को वापस कर सके जो उन्होंने लोन लिया हुआ है दूसरी कंट्री से। As a result, in February 2023, it was forced to obtain a loan of 3 billion US dollars from the IMF International Monetary Funds। अच्छा बेटा देखो, अब बातें ये हैं कि जब से ये नए पेपर पैटर्न आना शुरू हुए हैं, 2024 का जो पेपर हुए हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं देख रहा हूँ जो A2 के सिलेबस का पार्ट है, बट आपके लिए भी उसने डाली हुई है। अब सवाल ये कि सर अगर A2 का पार्ट है तो भाई हमारे टेस्ट में क्यों डाला हुआ है? अब देखो, जो चीजें आपके पेपर में डाली हुई है ना, वो बिल्कुल बेसिक बातें हैं। जैसे लास्ट पेपर जो हम लोग कर रहे थे, उसके अंदर एक टर्म यूज हुई थी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन आपके A2 का कॉन्सेप्ट है और एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। उसने भले आपके पेपर में दिया था, लेकिन उसने आपको नीचे बता दिया कि भाई स्टैगफ्लेशन क्या होता है, कि जहां पे प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, वो उसने बता दिया आपको। इसी तरह यहां पर जो टर्म यूज हुई है वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF इटसेल्फ तो एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है जो आप लोग A2 में पढ़ेंगे। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी आता है, उसकी ब्रांचेस भी आती हैं कि हर बैंक क्या चीज को देख रहा होता है। लेकिन अब बेसिक नॉलेज तो आपको पता है कि IMF होता क्या है, कि जो दूसरी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है इन रिटर्न, कि हम लोग उसकी पॉलिसीज पे अमल करें और हम लोग उसकी बातों को समझे, जो बात वो हमें करने की, जो बात हिदायत हमें दे रहा है। जैसे कि अब अक्सर पाकिस्तान में आता है कि जी IMF ने कहा कि पेट्रोल सब्सिडी हटा दो या पेट्रोल पर टैक्स लगा दो, तो हम लोग IMF की हिदायत पे अमल कर रहे होते हैं। तो वो आपको बदले में कुछ रेलिवेंट चीजें बता रहा होता है कि आपको ये करना चाहिए। द क्वेश्चन इज नाउ, कैन श्रीलंका ट्रेड इट्स वे आउट ऑफ ट्रबल। कहता है जी, सवाल अब ये है कि क्या श्रीलंका अपने आप को इस बुराई से निकालेगा बाहर के नहीं। कहता है जी, द मेन प्रॉब्लम फेस बाय श्रीलंका फॉर मेनी इयर्स हैज बिन अ लैक ऑफ इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस। श्रीलंका का सबसे बड़ा मसला आज तक का क्या रहा है, कि भाई वो इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस उसकी नहीं रही, यानी कि वो इंटरनेशनल मार्केट में सही तरह compete नहीं कर पाया। कहता है जी, डिस्पाइट अ ग्रोथ इन एक्सपोर्ट बिटवीन 2000 एंड 2018, ओवर द सेम पीरियड दे फेल एज अ शेयर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम 39% टू 23% ऑफ GDP। कहता है कि जी, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे GDP का पहले कितना परसेंट है, 39%, और अब कितना रह गए हैं, 23% रह गए। एक्सपोर्ट सही नहीं हो पा रही, हमें सही तरीके से मुनाफा नहीं मिल पा रहा। As a result, the country has found itself unable to earn enough foreign currency to pay for essential import of food and fuel। कहता है अब क्योंकि हमारे पास जब चीज़ें हमारी सेल नहीं हो रही, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो एक्सपोर्ट ना होने की वजह से हमारे पास भाई फॉरेन करेंसी नहीं आएगी। जब हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं आएगी तो भाई हम लोग जो फूड और फ्यूल इंपोर्ट करवाते हैं, हम लोग किस तरीके से इंपोर्ट करवाएंगे, यानी कि आपके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो कम पड़ गए। तो मैं इसको किसी दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि यार ये एक प्रॉब्लम है जो श्रीलंका में चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, सही है जी। अब आगे आइएगा। हम्म। बेटा माइक अपने बंद करो यार। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो जरा क्या कह रहा है। श्रीलंका बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज US $1 मिलियन के अंदर है। जनवरी 2022 से लेके जनवरी 2023 तक का डेटा आपके पास गिवन है। अच्छा जी, अब अगर मैं एक चीज को गौर से देखूं, इस टेबल में ये तकरीबन आपके पास 2022 से लेके 23 तक का डिफरेंट महीनों का डेटा गिवन है, लेकिन इस डेटा में अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअसली आप डेफिसिट में ही चल रहे हैं। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि आप कभी भी सरप्लस में गए हो। आप थ्रू आउट डेफिसिट में ही है, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इसमें चल रहा है, डेफिसिट में चल रहा है। अच्छा जी, अगर मैं ट्रेंड नोटिस करूं तो ट्रेंड कैसे चल रहा है भाई, ये देखो, ये 4 महीनों में बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। यानी कि इन 4 महीनों में या तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़े होंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपका बढ़ा होगा, या तो आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हुआ होगा ये 4 महीनों में। ठीक है,
अच्छा, फिर अगर मैं जुलाई से लेके सितंबर की बात करूं या नवंबर तक की बात करूं, तो बेटा ये देखो वापस से आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वापस से आप नेगेटिव में आना शुरू हो गए, मतलब आपका इंपोर्ट बढ़ रहे होंगे और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे होंगे। फिर अगेन जनवरी 2023 के अंदर आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है अभी भी डेफिसिट में ही है, बट पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कम हुआ है, 40 मिलियन का आपके पास एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन थ्रू आउट अगर देखा जाए तो थ्रू आउट तो वो डेफिसिट में ही चल रहा है, उसके अंदर कोई एज सच जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। क्या कहता है जी आगे, फॉर मेनी years श्रीलंका हैज enjoyed a comparative advantage, for many years श्रीलंका हैज enjoyed a comparative advantage in growing and exporting tea। यार एक सेकंड, एक सेकंड रुको। हाँ जी, क्या कह रहा है, फॉर मेनी years श्रीलंका हैज enjoyed a comparative advantage in growing and exporting tea। कहता है जी चाय बनाने में, चाय को ग्रो करने में और चाय को एक्सपोर्ट करने में श्रीलंका के पास क्या रहा है, कंपैरेटिव एडवांटेज, किसके अंदर भाई, टी में, चाय में। आगे क्या कहता है, however the ban on imports of fertilizer in 2021 which cut yields by a fifth and an over reliance on outdated methods of production have had a disastrous impact। अब वो वापस से बता रहे हैं कि आपकी फसल खराब क्यों हो रही है। आपकी फसल इसलिए खराब हो रही है क्योंकि जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आपने पहली बात तो उन पे लगा दिया बैन। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर भाई, फर्टिलाइजर के ऊपर। दूसरा मसला यहाँ पे क्या हुआ है कि आप आउटडेटेड मेथड्स पे रिलाई करते हैं, यानी कि आपके पास कोई नई मशीनरी नहीं है, कोई नया आउटपुट मेथड नहीं है, आप सारा पुराने मेथड्स के हिसाब से काम करें। अच्छा, फिर कहता है कि चाय के अलावा, चाय के अलावा जो आपका दूसरा मेजर एक्सपोर्ट है वो क्या है, टेक्सटाइल, कपड़ा। बट दीज rely heavily on imported raw material that have rapidly increased in price following the COVID-19 pandemic and the conflict in Ukraine war। कहता है जी आपका दूसरा बड़ा जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है, कपड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि कपड़े का रॉ मटेरियल सारा कहाँ से आता है, इंपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल सारा आपका इंपोर्ट होता है, ठीक है। उसकी प्राइसेस बड़ी तेजी से बढ़ गई। क्यों प्राइसेस बढ़ गई हैं, दो रीजंस की वजह से, एक कोविड 19 पेंडेमिक और एक यूक्रेन और रशिया वॉर। सही है, इसकी वजह से आपके पास मामला जो है वो खराब चल रहे हैं। आगे सुनिएगा, सो व्हाट ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट फॉर श्रीलंका, श्रीलंका के लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। अनलाइक इन अदर एशियन नेशंस श्रीलंका डज नॉट अपेयर टू हैव अ प्लान टू डेवलप एनी न्यू कंपैरेटिव एडवांटेज। कहता है कि बाकी कंट्रीज के पास प्लान होंगे बट श्रीलंका के पास ऐसा कोई प्लान अभी तक नहीं है कि हम लोग वापस से किस तरीके से अपने आप को रिकवर करें। सही है, probably the most likely option would appear to be a take full use in of its production, sorry, probably the most likely option would appear to be to take full use of its position at the center of Indian Ocean shipping lanes by developing its ports। कहता है जी श्रीलंका के पास एक ऑप्शन है कि वो क्या करे, वो इंडियन ओशन पे अपनी शिपिंग पोर्ट बना ले। अब देखो शिपिंग पोर्ट बनाने से श्रीलंका को फायदा क्या है। पहली बात तो ये, अगर श्रीलंका का अपना पोर्ट होगा तो श्रीलंका की कॉस्ट बचेगी, उनका रेंट वगैरह बचेगा, वो अपनी कश्तियां वहां पे लगा सकते हैं, वहां से ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से काम चलेगा। प्लस जब श्रीलंका वहां पे पोर्ट बनाएगा, क्योंकि इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा भाई वो पार्ट है, वहां से ट्रेडिंग होती है बहुत ज्यादा कश्तियों पे, जहाजों पे, तो बेटा दूसरी कंट्रीज भी तो वो पोर्ट यूज करेंगे ना, यानी कि श्रीलंका को रेंट देंगे, श्रीलंका की रिसोर्सेज यूज करेंगे, श्रीलंका को पैसे देंगे, तो ये एक तरीके से श्रीलंका पैसे भी कमा सकता है इस रूट के ऊपर। श्रीलंका कुड बिकम अ मेजर शिपिंग हब विच वुड एक्सटेंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट्स। कहता है जी श्रीलंका जो है ना वो एक मेजर शिपिंग हब बन जाएगा, जहां पे अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेटली अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंडियन ओशन। कहता है जी फॉर एग्जाम्पल तकरीबन भी वन थर्ड जो आपका ऑयल है ना वो इंडियन ओशन से एक्सपोर्ट हो रहा होता है, ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है। तो ऑयल की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑयल से आप काफी बिजनेस कमा सकते हैं। अदर ऑप्शंस इंक्लूड अलाउिंग द श्रीलंकन रुपी टू डिप्रिसिएट टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स बिकॉज इट इज फेल्ट दैट द करेंसी इज ओवर वैल्यू। कहता जी हमें ऐसा लगता है कि श्रीलंका की करेंसी ओवर वैल्यू है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें श्रीलंका की करेंसी को डेप्रिसिएट कर देना चाहिए। अब जब बेटा हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो आपके जहन में जे कर वाली कहानी आ जानी चाहिए, जे कर वाली कहानी आ जानी चाहिए, जे कर, उल्टा जे कर और ये सारी चीजें, कि शॉर्ट रन में आपके लिए नुकसान है, लॉन्ग रन में आपके लिए फायदा है, इस तरीके से। देर आर ऑल्सो सजेशंस दैट ऑल इम्पोर्ट टैरिफ शुड बी रिमूव्ड। कहता है जी एक सजेशन ये भी है
कि जितने भी आपके इम्पोर्ट टैरिफ हैं उनको क्या कर देना चाहिए, उनको रिमूव कर देना चाहिए, उनको हटा दो। श्रीलंका is currently one of the most protected economies in the world and removing tariff may help attract much needed foreign investment and encourage local industries to become more efficient। कहता है जी श्रीलंका जो है वो वन ऑफ दोज कंट्रीज के अंदर है जहां पे प्रोटेक्शनिज्म का अमल बहुत ज़्यादा होता है, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। कहता है अगर जी प्रोटेक्शनिज्म हट जाती है श्रीलंका की तरफ से तो इससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और लोकल इंडस्ट्रीज इंकरेज होंगी और एफिशिएंट होने में और एफिशिएंट बनने में वो इंकरेज होंगी। द क्वेश्चन नाउ इज कुड द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज ऑप्शंस लीड श्रीलंका बैक इनटू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या ये सारे मामला जो हैं आपको वापस से इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? ठीक है, तो बेटा ये आपका पूरा डेटा रिस्पॉन्स था जो इन दी एंड कुछ ऐसा दिख रहा होगा। जरा क्वेश्चंस के ऊपर आइएगा। क्वेश्चन ए, पार्ट वन, आइडेंटिफाई द ओवरऑल ट्रेंड इन श्रीलंका's बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन जनवरी 2022 एंड जनवरी 2023। कहता है जी यहां से लेके यहां तक का मुझे जरा ट्रेंड बताओ, क्या चल रहा है जी श्रीलंका की इकोनॉमी के अंदर, बताइएगा जरा भाई क्या मामला चल रहे हैं। ट्रेंड बताएं, क्या ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या हो रहा है यहाँ पे? कम ज्यादा कम बेटा, क्या अब इस तरह थोड़ी होता है, एक ट्रेंड बताओ, या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, या अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। बेटा ट्रेड डेफिसिट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है कम हो रहा है तो डाउनवर्ड नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, यहाँ पे एक मार्क कैसा मिलेगा? आप उसको बताएंगे जी ट्रेड डेफिसिट हैज फॉलन, ट्रेड डेफिसिट हैज फॉलन। आपका ट्रेड डेफिसिट पहले कितना था, -858, अब कितना है, -410, तो ट्रेड डेफिसिट इज फॉलन, सिंपल, यहाँ पे एक मार्क मिल जाएगा आप। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन श्रीलंका's बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन जनवरी 2022 एंड जनवरी 2023। तो बेटा आपको परसेंटेज चेंज निकालनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है इसका, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। वो इन दो की बात कर रहा है, निकाल के बताओ फौरन से क्या अमाउंट आ रही है। राउंड ऑफ करके लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे जी डेफिसिट हैज फॉलन बाय 52%, तो कितने का चेंज आ रहा है, 52% का चेंज आ रहा है आपके पास। ठीक है, डेफिसिट हैज फॉलन बाय 52%। पार्ट बी, explain what is meant by Sri Lanka has enjoyed a comparative advantage in growing and exporting tea। बेटा कंपैरेटिव एडवांटेज किस तरह श्रीलंका को कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि श्रीलंका को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल गया चाय में? तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिव एडवांटेज डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज कंपैरेटिव एडवांटेज। आप यहाँ पे बताएंगे दिस मीन्स दैट श्रीलंका कैन प्रोड्यूस टी at a lower opportunity cost than other countries। ठीक है, than other countries। यहाँ पे आपको सिंपल बेटा 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल बेसिक सवाल है, कोई मुश्किल बात नहीं है यहाँ। मीनिंग बताना है, मीनिंग के साथ आपको लिंक करना है। अच्छा जी, पार्ट सी क्या कह रहा है बेटा? सर एब्सोल्यूट एडवांटेज में रेशियोज तो नहीं देखते बेटा, एब्सोल्यूट में रेशियो नहीं देखते, वहां पे सिर्फ आउटपुट देखते हैं। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच डेप्रिसिएशन ऑफ द श्रीलंकन रुपी could improve the country's balance of trade in goods and services। देखो जब ये इस तरह की बात करता है ना, कंसिडर द एक्सटेंट, एक्सटेंट की जब वो बात कर देता है इसका मतलब है कि यहाँ पे लिंक किसके साथ जाएगा, पीईडी के साथ। तो यहाँ पर बेटा पीईडी का लिंक लाजमी आपके पास आ रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए जरा किस तरीके से आप अपने आंसर को लिख रहे होंगे, किस तरीके से आप आंसर अपना लिखेंगे।
सबसे पहले आप बेटा डिफाइन करेंगे डेप्रिसिएशन, कि जी डेप्रिसिएशन आपके पास होती क्या है। अच्छा, फिर आप उसको बताएंगे कि यार जब डेप्रिसिएशन होती है तो उससे क्या होगा, कि आपकी एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो फॉल हो जाएगी, और आपकी इंपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। अब अगर एक्सपोर्ट प्राइस आपकी फॉल हो रही है और इंपोर्ट प्राइस बढ़ रही है, तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा, कि एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू ओ एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इंपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें तो यही चीज समझ आती है डेप्रिसिएशन में, कि एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, इंपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपका एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है कौन से टेबल में, ये टेबल का नाम क्या है, टेबल 1.1, टेबल 1.1 में लिंक करो, रेफर करो। टेबल 1.1 में जो आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फिर गिरना शुरू हो जाएगा। सही है, यहां तक कितने मार्क्स मिले आपको, 3। यहां तक कितने मार्क्स मिले, 3। अब उसने मुझे ये पूछा था कि किस एक्सटेंट से ये होता है। आप बोलेंगे द एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन पीडी, एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन पीडी। सर क्या मतलब है इसका, बेटा अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और ज़्यादा गिरेगा। अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब डिमांड आपकी इलास्टिक है, कंपटीशन आपके पास ज़्यादा है, तो आपकी सेल्स वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएंगी। समझ गए हैं बात को। जी जी बिल्कुल, रोहा। पार्ट डी पे आ जाओ। अब पार्ट डी क्या कहता है, असेस वेदर द रिमूवल ऑफ ऑल प्रोटेक्शनिज्म इज लाइकली टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। कहता है जी अगर हम लोग सारे के सारे प्रोटेक्शनिज्म को हटा देते हैं तो क्या उससे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिखोगे ना भाई आप, कि जी आपके बाद अगर प्रोटेक्शनिज्म रिमूव हो जाते हैं तो उससे आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट जो है वो रिड्यूस होगा या नहीं होगा। बेटा पहले आपने बताने हैं, देखो यहाँ पे किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। यहाँ पे आपको 4 मार्क मिलते हैं एनालिसिस के लिए, 2 मार्क आपको मिलते हैं इवैल्यूएशन कंक्लूजन के लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब 4 मार्क जो आपके हैं जो एनालिसिस वाले हैं, यहाँ पे आपको पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ये दो चीजें आपको बतानी है बेटा। ठीक है, क्या क्या बताना है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। अब आप सिंपल पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बेटा जो नोट्स में लिखे हुए हैं आप उसके हिसाब से यहाँ पे लिंक करेंगे। कहता है जी प्रोटेक्शनिज्म हटा देना चाहिए, तो जब प्रोटेक्शनिज्म हटेगा तो आप एक तरीके से किसकी तरफ जा रहे हो, आप जा रहे हो फ्री ट्रेड की तरफ। ठीक है, आप जा रहे हैं फ्री ट्रेड की तरफ। तो फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स क्या होंगे आपको, यहाँ पे अगर मैं केस के साथ लिंक करूं तो बेटा देखो, यहाँ पे वो कह रहा था फर्टिलाइजर की, कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर की बात कर रहा था। ये रहा। सही है, इसकी प्राइस बढ़ गई है, एक तो टेक्सटाइल के साथ आपने लिंक कर दिया, सही है। एक तो ये वाली बात आपने कर दी, प्लस उसने कहा जी आपने इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर पे बैन लगाया हुआ था, आपने वो फर्टिलाइजर का बैन हटा दिया, तो बेटा फसल चाय की भी अच्छी होगी, टेक्सटाइल की क्वालिटी भी आपके पास बेहतर हो जाएगी। और क्या आप बेनिफिट्स यहाँ पे लिख सकते हो, कि क्वालिटी आपके पास अच्छी बेहतर आएगी, चॉइसेस आपके पास बढ़ जाएंगी, जो आपने सिंपल बेनिफिट्स थ्रू आउट पढ़े हुए हैं। कि जी आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, क्या क्या मामला थे, कस्टमर चॉइस आपके पास बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने उसको बता दी कि अगर मैं टैरिफ कोटा वगैरह ये सबको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको रखता हूं, मैं रिमूव नहीं करता, तो डंपिंग से मैं बच जाऊंगा, समझे, ये बात आप यहाँ पे बता सकते हैं। आप बताएंगे पहले ही आपका इतना डेफिसिट चल रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, तो अगर मैं टैरिफ नहीं लगाऊंगा ना तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक मसले वाली बात आप बता सकते हैं। आप बताएंगे जी लोकल कम्युनिटी आपकी सपोर्ट होती है, लोकल बिजनेसेस आपके सपोर्ट होते हैं, सनसेट सनराइज इंडस्ट्रीज वाले मामला आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई से भी दो बेनिफिट्स दो ड्रॉबैक, ज्यादा लंबी करने की ऐसा नीड नहीं है। एंड में आएगा कंक्लूजन, कि भाई क्या हमें लगाना चाहिए या हमें रिमूव कर देना चाहिए। अच्छा, अब देखो जहां तक ये बात है ना कि मुझे लगाना चाहिए कि रिमूव करना चाहिए, मैं आपकी जगह पे अगर होता तो मैं ये कहता कि यार मैं 2-3 तरह के कंक्लूजन लिख सकता हूँ यहाँ पे। पहला कंक्लूजन डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी, कि यार अगर आपके अपने मुल्क में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या आपके अपने मुल्क में टेक्सटाइल के लिए फसल के लिए जो चाय की फसल है उसके लिए फर्टिलाइजर नहीं है, तो फिर आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। और फर्टिलाइजर वैसे ही आपके लिए रॉ मटेरियल है, ज़रूरी है।
और उसकी प्राइसेस के ऊपर अफेक्ट आ रहा है। टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल बाहर से आता है, उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इस पॉइंट पे टैरिफ हटा देना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमी। ये मेरा एक कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन मैं ये लिख सकता हूँ कि भाई टैरिफ लगाओ लेकिन इतने लगाओ कि ज्यादा कोई परेशानी ना हो, मतलब एक नॉर्मल नॉमिनल अमाउंट तक लगाएं। उसके पीछे वजह ये है कि यार आपको ये डेफिसिट भी तो सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर मैं प्रोटेक्शनिज्म के फेवर में हूँ। पहले मैंने कहा था कि भाई डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं हटाने के फेवर में एक बात बता देता हूँ कि भाई प्रोटेक्शनिज्म हटा दें। पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि जब तक आप प्रोटेक्शनिज्म नहीं हटाएंगे तब तक आप ग्लोबलाइजेशन के अंदर एंटर नहीं होंगे। जब तक आप ग्लोबलाइजेशन में एंटर नहीं होंगे तो आपके पास किस तरीके से बाहर से इन्वेस्टमेंट वगैरह आना शुरू हो जाएगी। समझे बात को? इस तरीके से मैं यहाँ पे पॉइंटर्स वगैरह बता सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिमूविंग टैरिफ मे हेल्प फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लोकल इंडस्ट्रीज टू ग्रो। सही है, तो मैं इस बार फेवर में हूँ कि जी हटा दे। तो आपको मैंने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बता दी हैं जो आंसर की बन सकती हैं कंक्लूजन में। लास्ट क्वेश्चन, assess the extent to which supply side policy will be able to lead Sri Lanka back into economic growth। कहता है मुझे ये बताओ कि सप्लाई साइड पॉलिसी किस हद तक श्रीलंका को वापस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाना शुरू कर देगी। सही है। अब यहाँ पे जरा वही वाली कहानी यहाँ पे भी चलेगी। 4 मार्क आपके आएंगे एनालिसिस के और 2 मार्क आपके आ जाएंगे इवैल्यूएशन के, ठीक है। अब जरा आप बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को जरा यहाँ पे देखना शुरू करें। बेटा, बेनिफिट्स जो आपके पास हैं सप्लाई साइड पॉलिसी से, वो तो सिंपल यहाँ पे ये है कि भाई वर्कर जो है वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, और ज़्यादा इनोवेटिव हो जाएगा अगर उसको ट्रेनिंग वगैरह मिलती है तो। अब यहाँ पे उसने आपको लिख के दिया हुआ था कि हम लोग मशीन्स बड़ी पुरानी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये रहा आउटडेटेड प्रोडक्शन मेथड्स। तो आप नई मशीन यूज़ करेंगे, आप वर्कर को ट्रेन करेंगे, तो बेटा उससे फिर वर्कर जो है वो काम उसका तेज़ हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तो फिर प्रोडक्शन पे ऐसा नेगेटिव इफेक्ट आपके नहीं आ रहा होगा, सारी चीज़ें तेज़ी से चल रही होंगी। तो ये आपके बेनिफिट्स आ गए, सिंपल बेनिफिट्स है, डायग्राम की जरूरत नहीं है। ड्रॉबैक की अगर बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लैग होता है, फंड्स कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से आएगा। वर्कर्स जो हैं अगर ट्रेन हो गए तो फिर कंट्री छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाके शिफ्ट हो सकते हैं, तो सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जनरली बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स को बता दिया। कंक्लूजन अगेन डिपेंड। देखो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स बताई हुई है ना। हमारे यहाँ पे सप्लाई साइड की प्रॉब्लम भी गिवन है। लेकिन अगर मैं सिर्फ केस से रिलेटेड बात करूँ तो हाँ यार, केस से रिलेटेड मुझे ये बात समझ आती है कि सप्लाई में बहुत मसले हैं आपके। आपका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, आपके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से आपके पास मामलात खराब हो रहे हैं, आपके पास जो है वो आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ यार, सप्लाई साइड पॉलिसी आपको यूज करनी चाहिए क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। बट इसके साथ साथ आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी भी लेके चलनी पड़ेगी ताकि आपके पास डिमांड भी बढ़नी शुरू हो जाए और आपके पास स्पेंडिंग भी बढ़े। तो जब तक स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी आपको ऐसा जितना फायदा नहीं होगा। समझ गए हैं बेटा? बात क्लियर है? नहीं बेटा, ये मैं आपका जो ज़ारा आपका जो क्वेश्चन है ना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में क्लियर करूंगा। मैं आपको कल बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। सर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी का एक्सप्लेन करना है? नहीं, ज़रूरत नहीं है। सर शॉर्ट टर्म में एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, लॉन्ग टर्म में सप्लाई साइड। बेटा, सप्लाई साइड आप अभी शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट लॉन्ग रन में आता है। ऐसे नहीं होता कि आप लॉन्ग रन में जाके काम करेंगे तो फिर तो लॉन्ग रन में ही होगा ना। अगर आप 5 साल बाद सप्लाई साइड पॉलिसी लगाओगे तो वो अगले 10 साल बाद अफेक्ट करेगी। तो बेहतर क्या है कि अभी लगाना शुरू करो ताकि अगले 10 साल में वो काम करना शुरू कर दे, वरना 15 साल वेट करना पड़ेगा। समझे बात को? दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। क्लियर है बेटा सारी बातें?